इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी को दिखाते हुए, जहां पर ब्रिटिश और जर्मनी एक दूसरे के साथ लड़ाइयां कर रही थी। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करती हैं ताकि सारी टेरिटरी एक कम्युनिटी के पास आ जाए और वो पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। हमें तो अब यहाँ पर ब्रिटिश के एक कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे कि जर्मनी वालों की सेना ने बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए लेकर आया गया। सारे डॉक्टर्स जब ब्रिटिश के कैप्टन को देखते हैं तो उनके बॉडी में मल्टीपल गोलियां लगी हुई थी। ये गोलियां इतनी ज्यादा अंदर तक घुस गई होती हैं कि उन्हें एक एक करके निकालना पड़ा। इन्हीं सारी गोलियों में डॉक्टर नोटिस करते हैं कि कई गोलियां सिल्वर की बनी हुई हैं और उनका साइज नॉर्मल गोलियों से बहुत ही बड़ा था। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार जर्मन्स इस तरीके की गोलियां क्यों यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी और एकदम अनसॉल्वेबल थी। ब्रिटिश का कैप्टन को इतनी ज्यादा चोट लग चुकी होती है कि वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। यानी कि ब्रिटिशियर्स अपने कैप्टन को मरने से बचा नहीं पाए और उनका सेना बल जर्मनी सेना के सामने थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। हमें अब यहाँ पर लीसा नाम की एक बूढ़ी लेडी वहाँ पर आते हुए दिखाई दी। लीसा वहाँ पर पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। अब यहाँ 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीसा छोटी हुआ करती थी। लीसा का तो एक भाई होता है जिसका नाम एडवर्ड था। वो तो अपनी मदर और मार्टिन नाम के एक फादर के साथ रहा करते। मार्टिन तो उस पूरी जगह का हेड हुआ करता था, जो कि काफी अमीर घराने से बिलोंग करता है। लेकिन मार्टिन की एक बात बहुत ही ज्यादा गलत थी कि वो अलग अलग कबीले के ऊपर कब्जा कर लेता था, चाहे इसके लिए उसे उन कबीले वालों की जान भी लेनी पड़े। वो जबरदस्ती सारे कबीलों को अपने में इकट्ठा कर लेता ताकि उसका साम्राज्य बढ़ता चला जाए। अब हमें इसी तरीके से एक अनजान कबीला दिखाया जाता है। उन सभी को ये एहसास तो हो चुका था कि एक समय ऐसा आएगा जब मार्टिन की सेना उसके भी कबीले को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए उस कबीले में मौजूद एक लेडी अपने हस्बैंड को एक सिल्वर का इंसानी जबड़ा बनाने के लिए कहती है। दरअसल इस लेडी को काला जादू करना आता था और वो अपने हस्बैंड की मदद से कुछ ऐसा करने वाली थी जो उसके पूरे कबीले वालों को प्रोटेक्ट करेगा। अपनी वाइफ द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों की मदद से वो पूरी तरीके से उसे मेल्ट करता है और उसे इंसानी जबड़े का शेप देता है। उस औरत ने तो अब सिल्वर के जौ को लिया और उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। ये सारी चीजें तो किसी खतरनाक काले जादू की तरफ बढ़ रही थी। अब हमें यहाँ पर मार्टिन अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहा था। वहीं बाहर की तरफ सारा और एडवर्ड ये नोटिस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या बात चल रही है। मार्टिन के सभी साथी उसी अनजान कबीले के बारे में बता रहे थे कि वहाँ के लोग इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वो तो अपने कबीले को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। मार्टिन इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगा कि मैं खुद वहाँ जाकर उस कबीले वालों को मार दूंगा। अगले दिन हमें पता चला कि मार्टिन सभी साथियों को लेकर उस कबीले में पहुंच गया है। हालांकि वो कबीले वाले बिल्कुल डर नहीं रहे थे, लेकिन मार्टिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पूरे कबीले को जला दो और अगर जो भी बीच में आ रहा है तो उसे खत्म कर दो। देखते ही देखते वो सभी जगहों पर आग लगाने लगे, जिससे कि लोग अपनी जान बचाकर वहां से दूर जाने लगे होते हैं। उन कबीले वालों के पास अपनी जान बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब हमें उस कबीले के अंदर वही काले जादू वाली लेडी दिखाई देती है जो वहां से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मार्टिन और उसके सैनिकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मार्टिन को तो उस लेडी के थ्रू वही सिल्वर जबड़ा दिखाई देता है। मार्टिन को भी इस बारे में पता था कि ये चीजें तो काला जादू के लिए यूज की जाती हैं। इसीलिए अब वो कहने लगा कि तुमने काला जादू यूज किया है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मार्टिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लेडी को इस सिल्वर जबड़े के साथ ही जमीन के अंदर जिंदा दफना दो और साथ ही साथ उसके पार्टनर को भी इतनी कड़ी सजा दो कि ये याद रखे। सबसे पहले वो सारे सैनिक उस लेडी के हस्बैंड को पकड़ते हैं और उसके हर एक बॉडी पार्ट को काटने लगते हैं, जिसके बाद उसके हस्बैंड को अधमरा करने पर वो उसे स्टिक के थ्रू लटका देते हैं, जिससे कि क्रू भगाने के पुतले के काम आया करता था। और साथ ही साथ उस लेडी को वो दफनाने लगे जो अभी भी कुछ ब्लैक मैजिक के स्पेल्स पढ़ रही थी। उस लेडी की आंखों में ऐसा सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा था जैसे कि आगे चलकर कुछ खतरनाक होने वाला है। लेडी को तो उस सिल्वर जॉ के साथ ही जिंदा दफना दिया गया। अब हमें यहाँ रात के समय सारा को दिखाया गया, जिससे कि उसी कबीले वालों की जगह से कुछ आवाजें आ रही थी। सारा तो ट्रेवल करते हुए वहां पर आ गई और जमीन को थोड़ा सा खोदने लगी जहाँ पर उस लेडी को दफनाया गया था।
उस लेडी के हस्बैंड का पुतला भी वहीं पर मौजूद था। लेकिन तभी अचानक लिसा को कुछ आवाजें आती हैं और जब उसने देखा तो हस्बैंड का पुतला एकदम शैतान बन के पीछे की तरफ मुड़ रहा था। ये बहुत ही ज्यादा डरावना मोमेंट होता है और अब लिसा अपनी आंखें खोल लेती है, यानी कि वो एक तरीके से डरावना सपना देख रही थी। अब हमें यहाँ पर उसी गांव के अंदर जॉन नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। जॉन तो उस कबीले के बारे में पूछताछ कर रहा था ताकि उसे असली सच्चाई का पता लग सके। वो तो अब अपने एक साथी के साथ बैठकर गांव के हर एक लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है ताकि लास्ट टाइम हुए केस के पूरी तरीके से वो तह तक जा सके। हमें तो अब यहाँ पर एडवर्ड दिखाया गया जो अपनी बहन सारा की तरह ट्रेवल करते हुए उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उस लेडी की बॉडी दफनाई गई थी और उसके हस्बैंड को मारकर लटका दिया था। एडवर्ड पता नहीं क्यों उसी जमीन में जाकर अपनी बहन की तरह खोदने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक उसे जाकर दिखाई दिया वही सिल्वर जॉ जो कि उस लेडी के साथ दफन हो चुका था। एडवर्ड को तो अब बहुत ही जरा डर लगने लगा था और अब वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर उस लेडी की आत्मा मौजूद थी। वो आत्मा तो अब हवा में ट्रेवल करते हुए सीधा एडवर्ड के पास आने लगी उसके ऊपर हमला करने के लिए। एडवर्ड यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लगा। फिर हमें पता चला कि एडवर्ड तो अपने घर के बाहर मौजूद है और उसे ये सारे विजन्स आ रहे थे। उसके इस तरीके से चिल्लाने के कारण उसकी बहन और मदर तुरंत ही आते हैं और एडवर्ड को घर में लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके घर में से सभी को यही लग रहा था कि एडवर्ड को कुछ खतरनाक विजन आए हैं और ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर है, इसीलिए सभी लोग इस बात को भुला देते हैं। अगले दिन अब एडवर्ड अपनी बहन और कई सारे दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी एडवर्ड का एक दोस्त सभी को बुलाता है और अपने साथ लेकर उस बड़ी सी जगह पर चले जाता है जहां उस लेडी की डेड बॉडी दफनाई गई थी। उस अनजान लड़के ने तो सभी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ अजीब तरीके के विजन्स आते हैं जिससे कि तुम सब इसी जगह पर आ जाते और तुम्हें सिल्वर जॉ दिखाई देती। वहां पर मौजूद जितने भी बच्चे थे यहाँ तक कि एडवर्ड और सारा भी अपना हाथ ऊपर करते हैं, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि ये सपना एडवर्ड और लिसा को ही नहीं बल्कि सभी बच्चों को आ रहा था। अब यहाँ एडवर्ड का वो दोस्त पता नहीं क्यों जमीन को खोदने लगा और उस सिल्वर जॉ को निकालकर अपने मुंह के अंदर डाल देता है। अचानक अब उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे और उसका बिहेवियर एकदम एग्रेसिव हो गया। एडवर्ड का दोस्त एकदम पागलों की तरह एक्टिंग करने लगा और अब वो अगले मोमेंट में एडवर्ड पर हमला कर देता है। उसने तो उसी सिल्वर जॉ की मदद से एडवर्ड के गले पर काट लिया था। एडवर्ड इतना ज्यादा चिल्लाता है जिससे सारे बच्चे वहां से भागने लगे और लिसा को नहीं समझता कि वो अपने भाई को बचाने के लिए क्या करे। वो भी अब वहां से तुरंत ही चली जाती है घर की तरफ जहां से वो मदद मांगकर अपने भाई को बचाने के लिए आएगी। एडवर्ड के घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत घायल पड़े हुए एडवर्ड को घर में लेकर आ गए। एडवर्ड की तो गले पर बहुत ही गहरे काटे जाने का निशान था। डॉक्टर्स ने जब एडवर्ड की देखरेख चालू की तो पता चला कि इसे किसी खतरनाक जानवर ने काटा है जिसके बहुत ही नुकीले दांत हो सकते हैं। लेकिन असली सच्चाई तो सिर्फ और सिर्फ लिसा को ही पता थी। वो इतनी ज्यादा डरी भी होती है कि अपने फैमिली वालों को इस बारे में बता ही नहीं पाती। अब यहाँ लिसा एक बार फिर से खुद को उसी जगह पर इमेजिन करती है, लेकिन इस बार वो भी उस सिल्वर जॉ को निकाल रही थी। पर अब अचानक वो पुतला एकदम जिंदा हो जाता है और लिसा को पकड़कर मारने लगता है और लिसा को पकड़कर हवा में उठा देता है। लिसा तो बहुत ज्यादा डर के मारे उठ जाती है, यानी कि ये भी इसका एक विजन ही था। तभी लिसा को अचानक अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे देखने के लिए वो एडवर्ड के कमरे में चली गई थी। लिसा ने जब एडवर्ड के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि एडवर्ड की पूरी बॉडी पर अलग अलग टाइप के टेंटिकल्स थे जो उसकी बॉडी में घुसते चले जा रहे थे। लिसा इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो तुरंत ही वहां से भागते हुए फैमिली मेंबर्स के पास चली गई और उन्हें बताया कि एडवर्ड की जान खतरे में है। हालांकि जब तक मार्टिन अपने सभी साथियों के साथ अपने बेटे के कमरे में आया तो एडवर्ड वहां से गायब हो चुका था। अब आखिरकार उसका बेटा कहाँ गया यही ढूंढने के लिए वो सभी लोग आसपास की जगहों पर जांच पड़ताल करने लगे। मार्टिन को तो किसी भी हालत में अपने बेटे एडवर्ड को बचाना था, लेकिन शॉकिंग बात तो ये होती है कि यहाँ कई दिन बीत चुके थे पर एडवर्ड अभी तक नहीं मिला। उसके सभी घर वाले इतना परेशान होते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हो गया। अब यहाँ पर जॉन नाम के उस ऑफिसर को भी ये बात पता चल चुकी थी। उसका साथी तो एक और बात बताता है कि एडवर्ड का इस तरीके से गायब होना उस कबीले वालों से कुछ न कुछ तो रिलेटेड है। जॉन को भी समझ में आ गया था कि उसका दोस्त उस कबीले के बारे में बात कर रहा है जिसे कुछ समय पहले पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर लिसा अपने एक सर्वेंट के साथ ट्रेवल करते हुए पास ही वाले चर्च के अंदर चली गई थी।
इस चर्च के अंदर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का वही दोस्त रहा करता था जिसने कि अपने मुंह के अंदर वो जौ पहन लिया था और एडवर्ड के ऊपर हमला कर दिया। लिसा तो एडवर्ड के दोस्त से जाकर साफ पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन एडवर्ड का दोस्त कहने लगा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उसे तो ये भी नहीं याद होता कि उसने जौ किस तरीके से पहन लिया और फिर उसने एडवर्ड के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया। एडवर्ड के दोस्त ने जब अपनी आंखें खोली थी तो वो वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। तब जाकर लिसा एडवर्ड के दोस्त को सारी बातें बताती है कि उनके साथ क्या हुआ और एडवर्ड किस तरीके से गायब हो चुका है। यहाँ एडवर्ड के दोस्त को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो तो अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में एक हॉली बुक पढ़ने लगा होता है जिसमें कि शायद उसे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बार पढ़ने के बाद आखिरकार एडवर्ड के दोस्त को एक बात पता चलती है कि कई साल पहले सिल्वर की कॉइन्स की मदद से आकृतियां बनाई जाती थी, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि कबीले की उस लेडी ने आकृति तो बनाई थी पर उस सिल्वर की जौ को पूरी तरीके से कर्स कर दिया। वो श्रापित हो जाता है और उसके आसपास रहने वाले सभी लोग भी उसका इफेक्ट देख सकते थे। एडवर्ड के दोस्त को जब ये पता चला तो वो किताब का पेज फाड़कर वहां से भागने लगता है। लिसा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रुकता ही नहीं। वो जैसे ही फॉरेस्ट की तरफ आया तभी उसकी नजर एडवर्ड के ऊपर जाती है जो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था। एडवर्ड का दोस्त अब सीधा उसके पास भाग कर जाने लगा, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि खेत के अंदर से कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ ट्रेवल करते हुए आ रही है। एडवर्ड का दोस्त थोड़ा घबरा जाता है और फिर उसे पता चला कि ये कोई खतरनाक क्रिएचर है जिसने कि एक ही बार में एडवर्ड के दोस्त को घायल कर दिया। एडवर्ड का दोस्त इतना ज्यादा डर गया था कि वो फॉरेस्ट में एक अजीब सी जगह पर जाकर छुप गया। उसके पास किताब का वो पेज भी होता है जिसके अंदर इस कर्स के बारे में लिखा था। ये सारी चीजें अब उस क्रिएचर ने देख ली थी और वो धीरे धीरे एडवर्ड के दोस्त के सामने आकर इस बार उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, यानी कि वो अब बुरी तरीके से मारा गया। अब यहाँ जॉन नाम का वो ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मार्टिन के पास आ गया था। मार्टिन और वो सभी लोग उसी फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एडवर्ड के दोस्त की लाश मिली थी। उसे तो बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था जैसे कि किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो। जॉन तो हर एक चीजों का अच्छी तरीके से देख रेख कर रहा था ताकि उसे कोई सबूत मिले और वो किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाए। जॉन अब मार्टिन के घर में भी आ चुका था जो सारी चीजों को अच्छी तरीके से परख रहा होता है। उसे तो दरवाजे के पास कुछ खून के निशान मिले थे जिसे कि वो सैंपल के लिए अपने पास कलेक्ट करके रख लेता है। अब यहाँ पर जॉन जब सो रहा था तो उसे वही सारे विजन आते हैं जो बच्चों को आ रहे थे, यानी कि वो भी उसी जगह पर था जहाँ उस औरत को मारकर दफनाया गया होता है। जॉन ने भी अब जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर से वो सिल्वर जौ बाहर निकाल लेता है। पर तभी जॉन की नजर पीछे की तरफ गई जहाँ उसकी मरी हुई वाइफ और उसकी एक बेटी मौजूद होती है। पर यहाँ नोटिस किया गया कि लटकाया गया वो खतरनाक पुतला अब जिंदा हो चुका है और वो जॉन की वाइफ और बेटी के पीछे आकर उन्हें पकड़ कर लेकर जा रहा है। ये सारी चीजें जॉन को बहुत ज्यादा डरा रही थी, इसीलिए वो चिल्लाने लगा। फिर वो नींद से उठ जाता है। अब जॉन को पता करना था कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसीलिए उसने जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किए थे उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखने लगा, पर उसे कहीं से भी ये ब्लड सैंपल किसी इंसान की तो नहीं लग रहे होते। फिर जॉन एक ट्रिक लगाता है और अपना ब्लड थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स कर देता है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसे देखा गया तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो अजीब तरीके के दिखने वाले ब्लड सेल्स जॉन के ब्लड सेल्स को खाकर अपनी तरह बना रहे थे। और हो न हो ये किसी खतरनाक क्रिएचर का ही हो सकता है जो इन्फेक्ट कर दे रहा था नॉर्मल इंसानों को। जॉन को तो अब अचानक से कुछ दरवाजे की तरफ से आवाजें आने लगी जिसे कि वो जाकर देख रहा होता है। तभी उसे पता चला कि वो खतरनाक क्रिएचर उसके सामने मौजूद है। जॉन तो तुरंत ही गन ले लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और जल्द से जल्द मार्टिन और उसके साथियों को भी बता देता है। जॉन ने तो सभी लोगों को चेतावनी दे दी थी कि मैंने किसी क्रिएचर को देखा है जो बहुत ही खतरनाक है और शायद उसी ने ही एडवर्ड की जान ली है। हालांकि मार्टिन उस समय तक जॉन की बातों को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन ये बातें तब जाकर सच हो गई जब कुछ गाँव वालों के ऊपर वही क्रिएचर हमला कर रहा था। वहाँ पर तो 2 आदमी और एक लेडीज मौजूद थी जिनके ऊपर हमला करके उस क्रिएचर ने दोनों इंसानों को मार दिया। फिर वो उस लेडी के ऊपर हमला करता है जो उसे बहुत घायल कर दे रहा था। हालांकि उस समय वो लेडी बचकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जल्द से जल्द आकर सारे लोगों को बताती है कि किस तरीके से एक खतरनाक क्रिएचर ने उनके ऊपर हमला किया। यहाँ जाकर मार्टिन को एहसास हो गया था कि ये काम किसी क्रिएचर का ही हो सकता है। उस लेडी को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था। जब जॉन, मार्टिन और सभी लोग उस खेत के अंदर गए थे तो उन्हें उन दोनों आदमियों की डेड बॉडी नहीं मिलती।
जॉन और मार्टिन जब उस लेडी से बात करने आते हैं तो पता चला कि वो वहां से गायब हो चुकी है और खिड़की के ऊपर कई सारे ब्लड के निशान थे, जिससे कि अब जॉन अपना एक कंक्लूजन निकालता है। वो ये कह रहा था कि जिस भी इंसान को वो क्रिएचर काटता था तो वो उससे इन्फेक्टेड होकर उसी की तरफ बढ़ने लगता। यही रीजन होता है कि जो भी इंसान काटे जा रहे थे वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते। हमें तो अब वो लेडी दिखाई गई जो एकदम पागलों की तरह फॉरेस्ट में भागी जा रही थी। अचानक उसकी बॉडी से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगे, जिस तरीके से एडवर्ड की बॉडी से निकल रहे होते हैं, और अब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर पानी के अंदर कूद गई। हाल ही में होने वाले इन इंसिडेंट के कारण अब गांव के सभी लोग खतरे में थे। इसीलिए मार्टिन ने ये ऐलान किया कि वो सारे लोगों को चर्च के अंदर भेज देंगे ताकि वो सुरक्षित रहें। मार्टिन ने तो अपना काम भी चालू कर दिया था और एक एक करके सभी को चर्च में भेजते चले गए। यहाँ पर जॉन अब एडवर्ड की मदर को एक बात बता रहा होता है कि वो यहाँ पर कबीले वालों को क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल कुछ समय पहले उसकी वाइफ और बेटी भी इन सारे चक्करों में फंस गए और शायद उसी क्रिएचर ने उन दोनों को मार दिया। मुझे किसी भी हालत में उन कबीले वालों को ढूंढना है जो शायद इन सारी चीजों से रिलेशन रखते हों। पर उस जगह पर अब एडवर्ड का फादर आ गया जो कि जॉन को ये बातें करने से मना कर रहा था, क्योंकि एडवर्ड की मदर पहले से ही डरी हुई थी। अब जॉन यहाँ पर उस जगह पर चले जाता है जहाँ एडवर्ड के दोस्त को उस क्रिएचर ने मारा था। वो तो हर जगह पर क्रिएचर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है। थोड़े समय के लिए जॉन की आंख लग गई और वो वहीं पर सो गया। हमें तो वहां से कुछ ही दूरी पर वो लेडी दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में से टेंटिकल निकलने लगे थे। अब अगले मोमेंट में हमें पता चला कि वो खतरनाक क्रिएचर वहां आ चुका है और आवाज सुनते ही जॉन तुरंत ही उठ गया। उसने तो अपनी गन सामने की तरफ रख दी और उस क्रिएचर को ढूंढने लगा, पर वो क्रिएचर तुरंत ही जॉन के ऊपर हमला करके उससे मारने लग जाता है। क्रिएचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और हर मुमकिन कोशिश करता है कि जॉन को खत्म किया जाए, पर जॉन किसी भी तरीके से उसे ढकेल देता है और अपने बनाए गए एक ट्रैप के अंदर फंसा देता है। जॉन ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और बिना टाइम वेस्ट किए उस क्रिएचर को गोली मार दी। जॉन अब मार्टिन के सभी साथियों को बुलाकर उस क्रिएचर की डेड बॉडी को साथ में लेकर जाता है। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने पर पता चला कि ये सच में एक हाइब्रिड क्रिएचर है। उस क्रिएचर के पेट में कुछ हिल रहा था, इसीलिए जब वो उसे काटते हैं तो उसके अंदर से वही लेडी निकली जो काफी घायल हो चुकी थी। हालांकि वो जिंदा होती है पर उसके बॉडी से अभी भी टेंटिकल निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी अभी खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो रही है। उस जगह पर तो लेडी का फादर भी मौजूद था जो इस तरीके से अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसने खुद अपनी गन निकाली और बेटी को शूट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरीके के और भी क्रिएचर्स जन्म ले। जॉन तो इन चीजों को देखकर मार्टिन से पूछता है कि आखिर ये चीजें कैसे हो रही हैं। जरूर इसके पीछे कोई काला जादू लग रहा है। उस मोमेंट पर जाकर मार्टिन ने कबीले वालों के बारे में एक सच्चाई बताई। उसने सब कुछ कह दिया कि किस तरीके से उन्होंने जमीन हड़पने के चक्कर में एक फैमिली को जिंदा दफना दिया और उन्हें खत्म कर दिया। जॉन इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से पूरे गांव वालों को ये भुगतना पड़ रहा है। जिस लेडी को उसने मारा था वो एक काला जादू कर रही थी जो अब शायद पूरे गांव वालों के ऊपर लागू हो गया है, और इसी वजह से सबसे पहले एडवर्ड मारा गया और धीरे धीरे सभी लोग खत्म हो जाएंगे। मार्टिन तो जब ये सुन रहा था तो वो अपने आदमियों के साथ डिसाइड करता है कि मैं उस क्रिएचर को ढूंढकर मार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब हमें यहाँ पर जॉन को दिखाया गया कि वो एडवर्ड की बहन लीसा से कुछ बातें कर रहा है। वो पूछने लगा कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था जब एडवर्ड को चोट लगी थी। लीसा तो सब बता देती है कि कैसे एडवर्ड के दोस्त ने एक सिल्वर जॉ निकाली और उसे अपने मुंह के अंदर डाल दिया, जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद एडवर्ड को काटने लगा और एडवर्ड की ये हालत हो गई। जॉन समझ गया कि जरूर ये सारी चीजें वही सिल्वर जॉ की वजह से हुई हैं और उस मरती हुई लेडी ने उसी जॉ को कर्ज कर दिया था। लीसा बताती है कि सिल्वर जॉ को एडवर्ड के दोस्त ने चर्च में ही रखा है। जल्द से जल्द वो चर्च में चले गए और सिल्वर जॉ को जॉन को दिया। जॉन उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखकर परख रहा होता है और अब उसे कुछ आइडिया आया जिसे कि वो अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये सिल्वर जॉ ही एक कर्ज का कारण था जिसकी वजह से सबसे पहले एडवर्ड इन्फेक्ट हुआ और फिर धीरे धीरे ये फैलता गया। जॉन तो अब उस सिल्वर जॉ को पूरी तरीके से पिघला देता है और उसे एक बुलेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग इस सिल्वर की बुलेट से वो उन क्रिएचर से बच सकता है। उसने अपने सारे हथियार तैयार कर लिए और बाहर की तरफ जाकर मशाले लगा दी, जिससे कि वो क्रिएचर वहां पर आएगा तो वो उसे पकड़ लेगा। हालांकि यहाँ पर अब हमें मार्टिन की एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कपड़े सुखा रही थी, पर तभी उसके सामने एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है। क्रिएचर ने सर्वेंट को बहुत घायल कर दिया था और वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती, पर सर्वेंट अपने घायल होने का किसी को नहीं बताती है।
वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ पर मार्टिन जब अपने घर में मौजूद होता है और सर्वेंट के रूम में जाता है तो उसे अपनी सर्वेंट दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे क्या पता था कि उसकी सर्वेंट अब एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई है, जो अब देखते ही देखते उसके ऊपर हमला कर देती है। मार्टिन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। मार्टिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी वाइफ और बेटी बहुत ही घबरा गए। अच्छी बात तो ये होती है कि जॉन भी उस जगह पर था, जो उनकी मदद करने के लिए वहां जाने लगा। लेकिन जॉन जब तक मार्टिन के पास पहुंचता है तो वो मशाल लेकर खुद को जलाने की तैयारी में था। बात ये हो गई कि जब वो क्रिएचर मार्टिन के ऊपर हमला कर रहा था तो उसने उसे काट लिया, जिससे मार्टिन इन्फेक्टेड हो जाता है। और अब उसे पता था कि कुछ समय में वो भी क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उसने अपने ऊपर आग लगा के खुद को पूरा जला दिया था। यहाँ वो क्रिएचर अब लगातार घर में घूमने लगा अपने नए शिकार की तलाश में। अब मार्टिन की वाइफ अपनी बेटी लिसा को लेकर एक कमरे के अंदर छुप जाती है, जिससे कि वो क्रिएचर उन्हें देख नहीं पा रहा था। और जॉन अब जल्द से जल्द उन दोनों को लेकर चर्च के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जॉन के पास जो सिल्वर बुलेट्स थी उससे वो उन्हें फायर कर दे रहा था। चर्च में बाकी सारे गांव के लोग मौजूद थे। यहाँ कई लोग तो ये दावा करने लगे कि जॉन भी इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर तो कई बार क्रिएचर ने हमला किया। फिर जाकर वो बताता है कि मेरे पास सिल्वर बुलेट्स थी, जिससे कि वो क्रिएचर दूर भागते हैं और इसकी वजह से ही मैं बचता आ रहा हूँ। जॉन का प्लान था कि सुबह होने पर वो उस क्रिएचर को ढूंढकर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ एडवर्ड की मदर तो गॉड के सामने जाकर बहुत ज्यादा प्रे कर रही होती है कि सारी चीजें ठीक कर दो और मेरे बेटे एडवर्ड को वापस भेज दो। थोड़ी देर बाद हमें अचानक आवाज आने स्टार्ट हो गई बाहर की तरफ से। एडवर्ड की मदर जब दरवाजे के पास जाती है तो वो क्रिएचर वहां आ गया था, पर क्रिएचर के अंदर से उसके बेटे की भी आवाज आ रही होती है। जिसके बाद होना क्या था, एडवर्ड की मदर काफी जज्बाती होकर दरवाजा ओपन कर देती है। वो क्रिएचर ये मौका मिस नहीं कर सकता, इसीलिए वो तुरंत ही कूदकर एडवर्ड की मदर और बाकी लोगों पर हमला करने लगा। जॉन अब अपनी गन निकाल लेता है, जिसके अंदर सिल्वर बुलेट्स थी। वो उससे पॉइंट कर दे रहा था क्रिएचर के ऊपर, पर एडवर्ड की मदर उसके सामने आकर कहती हैं कि मेरे बेटे को कुछ मत करो। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये उसका बेटा नहीं, बल्कि एक कर्ज से पूरा घिरा हुआ क्रिएचर है। क्रिएचर ने तो अब तुरंत ही एडवर्ड की मदर पर हमला कर दिया। इसी वजह से जॉन को गोली चलानी पड़ती है। गोली सीधा एडवर्ड की मदर से होते हुए उस क्रिएचर को लग गई, जिससे एडवर्ड की मदर तो मारी गई और उस क्रिएचर के पेट में से एडवर्ड सही सलामत बाहर निकल जाता है। एडवर्ड की मदर ये खुश हो रही थी कि उसका बेटा एटलीस्ट सही सलामत है। और यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चली कि जो सोल्जर हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था वो एडवर्ड ही है, जिसने कि आगे चलकर आर्मी ज्वाइन कर ली और देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।